हेलो एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी, एटम के एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो थी इक्वेशन -13.6 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वेयर, वेर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश डैश। नाउ मैंने क्या किया हुआ है, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2 3 4 5 ये सब रखते हुए एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी वो यहाँ पे मैंने फाइंड करके रखी है कैलसी से। आप भी कर सकते हो। 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए सेम वैल्यू। 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर 4, तो इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 रखोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 रखोगे तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 रखोगे तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे फाइंड करके रखा है। आप यहाँ पे बुक में भी देख सकते हो। अभी मैंने रिव्यू लिया कुछ स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया कि सर जो मेरी हैंड राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैं फिंगर से लिख रहा हूँ ना, तो इस वजह से ये कुछ और डिफरेंट करने की कोशिश करी हमने। ओके, चलो नाउ अब देखना, इफ़ आई पुट n इज इक्वल टू 1 ओवर हियर, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 पुट करने से मेरी n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट क्वांटम नंबर, यानी कि रेडियस जो होगी वो लीस्ट रेडियस होगी। तो अब एनर्जी जो है, देखो ध्यान से, उस लेवल पे जो ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, तब जो एनर्जी मिलती है वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इज इक्वल टू 2 रखने से जो मुझे एनर्जी मिल रही है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन माई क्वेश्चन इज, इन दोनों नंबर में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, -30.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वी ऑल नो दिस, जैसे माइनस में नंबर डिक्रीज होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो सबसे कम वैल्यू ये है, सबसे उसके बाद वो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसका मीनिंग ये होगा कि सबसे अंदर वाली ऑर्बिट में, सबसे लीस्ट रेडियस वाली ऑर्बिट में एनर्जी भी सबसे लीस्ट होगी। देखो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर हो रहा है। तो सबसे लीस्ट रेडियस में सबसे लीस्ट एनर्जी भी होगी, क्लियर हो रहा है, बट वो सबसे अंदर होगी। जैसे जैसे आप बाहर निकलोगे, देखो जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाओगे n इज इक्वल टू 2 3 4, तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, क्लियर करो, बट वो दूर हो रहा है, ऑर्बिट से, सेंटर के न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो जहाँ पे उसकी सबसे कम लीस्ट रेडियस, सॉरी सबसे कम लीस्ट एनर्जी जो है, लीस्ट एनर्जी जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख रहे हो हम लोग, तो उस वाले लेवल को जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे, हम क्या पढ़ रहे टॉपिक, एनर्जी लेवल, तो उस वाले लेवल को हम, n इज इक्वल टू 1 वाले लेवल को हम ग्राउंड लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राउंड लेवल। एंड वेयर माई एनर्जी इज लिस्ट, और उस वहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, तो n इज इक्वल टू 1 रख दो। तो हाइड्रोजन एटम के लिए वहाँ पे एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर हो रहा है। वहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इफ़ देखो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस और ड्रॉ करता हूँ, सोचो कि ये सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी कितनी है, n इज इक्वल टू 1 क्वांटम नंबर में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सबसे अंदर की ऑर्बिट है। अब मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है, अगर मुझे न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, देन आई हैव टू ऐड, या फिर आई हैव टू गिव सम एनर्जी ओवर हियर। तो मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, तो यहाँ पे देखो उसके पास कितनी एनर्जी, -13.6, तो उससे प्रोवाइड कर दो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी। इफ आई प्रोवाइड +13.6 एनर्जी ओवर हियर, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जिस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी है उससे वहाँ से बाहर निकलने के लिए उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पे -13.6 है तो +13.6 प्रोवाइड कर दो, तो वो बाहर निकल जाएगा। और इससे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या फिर ऐड होता है तो आयोनाइजेशन होता है एटम का। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। चलो फिर हमारे लिए ये एक वर्ड बहुत काम का वर्ड है, कब n इज इक्वल टू 1 है तब लीस्ट एनर्जी होती है, वो कितनी होती है, -13.6, और उस लेवल को ग्राउंड लेवल कहते हैं, एनर्जी के उस लेवल को ग्राउंड लेवल कहते हैं। नाउ नाउ एट दिस रूम टेम्परेचर पे सारे जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड ऑर्बिट में ही होते हैं, ग्राउंड लेवल में ही होती है, उसकी एनर्जी ग्राउंड लेवल में ही।
बट अगर मैं इससे एनर्जी प्रोवाइड करूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू रीच टू n इज इक्वल टू 2 क्वांटम नंबर, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 2 क्वांटम नंबर पे ले जाना है तो मुझे उससे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी। तो वो एनर्जी कितनी होगी? इफ़ आई वॉन्ट टू रीच टू n इज इक्वल टू 2, समझो इस तरीके से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी ग्राफ है ना, देखो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो ध्यान से। अब मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, ये इसी जगह पे आ गया। जस्ट मिनट, हाँ मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो ये जो लेवल है ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, ये वाला लेवल। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को रीच करवाना है, एक्साइटेड स्टेट में रीच करवाना है ग्राउंड लेवल से, अब मैं उससे एनर्जी प्रोवाइड करूँगा कुछ ना कुछ, जिससे वो अपने यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूँगा जिससे वो यहाँ पे चला जाए, सॉरी जिससे वो यहाँ पे चला जाए। तो अब मुझे क्या करना होगा, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, मेन क्वेश्चन है कितनी एनर्जी। अब यहाँ पे देखना, तो अगर वो ग्राउंड लेवल पे है तो उस n इज इक्वल टू 1 पे है, अब मुझे ले जाना उससे n इज इक्वल टू 2 पे। यहाँ पे भी देखो तो ग्राउंड लेवल पे उसके पास एनर्जी कितनी है, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी कितनी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे या फिर आपकी बुक में भी देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो -3.40, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रख दूंगा तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे यहाँ पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी जिससे वो n इज इक्वल टू 2 पे चला जाए, तो निकालो। मैक्स ये हायर नंबर है, हमको पता है, हायर नंबर में से लेसर नंबर माइनस करो, देन -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आएगा -3.40 प्लस 13, तो आंसर आएगा प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे तो हमें आंसर क्या मिल गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है उससे प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी दे देंगे। देखो यहाँ पे उसके पास एनर्जी कितनी है, -13.6, यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अरे वहाँ यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि उसके पास यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो इसे, मेरे से मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है, देखो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे उसके पास एनर्जी कितनी है, -13.6। और जाना कहाँ पे उससे जाना है यहाँ पे, जहाँ पे एनर्जी कितनी है, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं 13.6 में प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी ऐड कर दूंगा तो वो रीच हो जाएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो जब वो n इज इक्वल टू 2 पे रीच करेगा ना, तो उससे कहते हैं, ये मेन वर्ड है, अब ध्यान दो, उससे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ग्राउंड लेवल यानी कि टोटल मिनिमम में मिनिमम एनर्जी, अब उस एनर्जी में मैं 10.2 ऐड करता हूँ, तब जो मैं स्टेट पे रीच करता हूँ n इज इक्वल टू 2 वाले लेवल पे जो मैं रीच करता हूँ, उस लेवल को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड लेवल स्टेट कह सकते हो, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड लेवल भी कह सकते हो। ये मेरा फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मुझे सेकेंड एक्साइटेड लेवल पे जाना है, n इज इक्वल टू 2 से आगे और भी आगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पे, अब इस कैमरा में भी देखते रहना और मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मुझे, अरे अगर मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे n इज इक्वल टू 3 पे, तो देखो यहाँ पे भी देख सकते हो और बुक में भी देख सकते हो कितनी एनर्जी है दोनों जगहों पे, 1.51 इलेक्ट्रॉन। आप रख के भी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू 3 रख दो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये होगा, -1.51। अब इफ़ यू वांट टू रीच टू एनर्जी ऑफ -1.51, देखो हमें -13.6 से -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रीच करना है, यानी कि हमें इंक्रीज करनी है अपनी एनर्जी। अगर मुझे इंक्रीज करनी है अपनी एनर्जी तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। नाउ ग्राउंड लेवल पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो मुझे -1.51 मिलेगा। तो सिंपली एक ही चीज़ करो, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। और ये कैलकुलेशन मैं क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पे पता है, हमें इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल में भी ये सारी कैलकुलेशन बहुत काम की है, इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी बट दिखा देते। चलो -1.51 माइनस 13 पॉइंट, तो मुझे आंसर मिलेगा +12.09। तो अगर मैं +12.09 जितनी एनर्जी ग्राउंड लेवल पे, कहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता हूँ, तो वो ये थर्ड नंबर पे रीच कर जाएगा। देखो ये ऐड करके देखो, -13.6 में +12.09 ऐड करो, आपको मिलेगा -1.51। क्लियर हो रहा है। तो ये जो स्टेट था
ये जो स्टेट है वो हमारा है सेकंड एक्साइटेड लेवल या फिर एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो रहा है? तो मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्साइट मैं डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। क्या है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन जब हम ग्राउंड लेवल से, देखो बुक के अंदर भी देखते रहो, यहाँ पे देखो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से अगर मैं सेकेंड नंबर n इज इक्वल टू 2 पे जाता हूँ, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे रीच करता हूँ, तब जो है n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे मैं रीच कर रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ उससे होगा मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाऊंगा। यानी कि ग्राउंड से ही सारे स्टेट पे जा सकते हो आप। ग्राउंड स्टेट यानी कि रिलैक्स, टोटल एनर्जी है उसके पास। अब मुझे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई। देखो ये रही कैलकुलेशन। और कैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाऊँगा तो मेरी एनर्जी सॉरी मेरा क्वांटम नंबर क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। अगर मुझे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे जाना है तो मुझे ग्राउंड लेवल से ही जाना है। याद रखो, ग्राउंड लेवल से ही जाना है। अगर थर्ड पे जाना है तो भी ग्राउंड से ही जाना है, हर एक जगह पे ग्राउंड से ही जाना है। थोड़ा ऊपर चला गया। ओके, तो समझो इस चीज को कि ग्राउंड लेवल यानी कि मेरा जैसे बिल्डिंग में होता है ना, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पे भी सेम है। ग्राउंड लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों ये बार बार खींच रहा हूँ पता है? यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे n इज इक्वल टू 1 है, जबकि फर्स्ट पे n इज इक्वल टू 2 है। तो आपको ये समझना होगा कि क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 है। तब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तब हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। n इज इक्वल टू 3 है, तब सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। अगर 4 होता तो हमारा थर्ड एक्साइटेड। यहाँ पे देखो, फिगर में भी देखते रहो, फिगर में भी देखो, चलो देखो यहाँ पे फिगर में भी, जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है तब होगा हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ है तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड से गिनो, ग्राउंड से सेकंड पे फर्स्ट, ग्राउंड से थर्ड पे सेकंड, ग्राउंड से फोर्थ पे थर्ड, ग्राउंड से फिफ्थ पे फोर्थ। कुछ समझ में आ रहा है ना? ग्राउंड से फिफ्थ नंबर पे जाऊंगा तो फोर्थ, ग्राउंड से सेकंड नंबर पे जाऊंगा तो फर्स्ट, ग्राउंड से 3 नंबर पे जाऊंगा तो सेकंड। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं पूछूं कि मेरे पास n इज इक्वल टू 20 है, मैं क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 20 की बात कर रहा हूँ, देन मुझे बताओ यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट कितना होगा? तब एक्साइटेड स्टेट होगा 19th। एक कम है पीछे, समझ में आ रहा है ना? 2 है तो फर्स्ट, 3 है तो सेकंड। मुझे यही सिर्फ क्लियर करना था, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें करी। ये जो भी कुछ किया हमने वो सब कुछ ये समझने के लिए कि नंबर इंक्रीज हो रहा है, उससे एक्साइटेड स्टेट एक लेवल पीछे है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब देखो फिगर में देखो ध्यान से, ये राइट साइड पे हमारी जो बुक है उसकी फिगर में देखो, तो जीरो एनर्जी है, जीरो एनर्जी। वहां पे मेरा एन क्या होगा आप मुझे बताओ। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, अगर मुझे एनर्जी जीरो करनी है तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। तो व्हेन माई एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तब एनर्जी हो जाती है जीरो, यानी कि तब मेरा इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड में से निकल जाता है। जब एटम की एनर्जी जीरो हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो यही सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी थी। तो आपको एनर्जी लेवल में एक्सप्लेन हुआ। एनर्जी लेवल में हमें एक चीज़ सबसे पहली अच्छे से समझनी थी कि ग्राउंड लेवल क्या है। ग्राउंड लेवल यानी कि n इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन। फिर हमें सेकंड चीज़ जो देखनी थी, एक्साइटेड स्टेट क्या है। आप बुक में भी देखो एक्साइटेड स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। जब भी एक्साइटेड स्टेट की बात करो तब ये रिमेंबर रखना, जो भी एक्साइटेड स्टेट होगा उससे क्वांटम नंबर एक आगे होगा, या फिर क्वांटम नंबर से एक्साइटेड स्टेट जो है वो एक पीछे होगा। ओके, नाउ इफ आई कॉल माई 11th एक्साइटेड स्टेट, तो आपको पता चलना चाहिए कि तब मेरा क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 12 होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि गए आप। सारी कैलकुलेशन ग्राउंड लेवल से हो रही है, इस वजह से सबसे पहले आएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, सबसे पहले होगा ग्राउंड लेवल। उससे मैं जब मैं एनर्जी 10.2 जितनी, जब मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 10.2 जितनी एनर्जी दे दूंगा यहाँ पे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाऊंगा जहाँ पे मेरी एनर्जी होगी 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बट क्वांटम नंबर हो जाएगा n=2 क्योंकि ग्राउंड लेवल पर n=1। अगर मैं ग्राउंड लेवल से एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं रीच कर जाऊँगा n=3 वाला नंबर। बट ये जो स्टेट है वो मेरा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था, और ये मेरा ग्राउंड लेवल है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तब उसके पास एनर्जी होगी -1.15। चलो, तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको नोट्स में मुझे कैलकुलेशन करके देना है मेरा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी कितनी होगी और वहाँ पे क्वांटम नंबर क्या होगा। वैसे तो क्वांटम नंबर इजी है, थर्ड है तो फोर्थ, फोर्थ है तो 5, फिफ्थ है तो 6, क्वांटम नंबर तो इजी है, बट एनर्जी कितनी कितनी होगी। और उस एनर्जी भी इजी है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके रखी है। देखो n=3 पे रीच कर रहा हूँ तो ये रही, n=4 पे रीच कर रहा हूँ तो ये फिफ्थ इक्वेशन भी हमारे पास है ही, ये रही हमारी इक्वेशन, ये रही। उस इक्वेशन से हम इजीली काउंट कर सकते हैं। बट मेनली मुझे फाइंड करना है ये, आपको हर एक में लिखना है ये कि अगर मुझे रीच करना है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n=4 पे, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इस ग्राउंड लेवल पे। तो याद रखो, ग्राउंड लेवल से ही सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ग्राउंड लेवल पे अगर आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो आप डायरेक्टली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हो। वहाँ पे ही डायरेक्टली अगर आपने 12.9 एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो आप सेकंड स्टेट में चले जाओगे। ओके, तो ये सारे हमारे एनर्जी के लेवल्स थे। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, एनर्जी लेवल्स। क्लियर हुआ आपका एनर्जी लेवल्स टॉपिक। एनर्जी लेवल्स कैसे फाइंड करने, इस इक्वेशन में एन की वैल्यू रख के उसके अंदर हमें एक्साइटेड स्टेट भी देखने कि फर्स्ट कैसे, सेकंड कैसे, थर्ड कैसे। नाउ अब देखो, हमें आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक जो देखना है, सेकंड टॉपिक, वो इन्फिनिटी के बारे में दिया हुआ इस ब्रैकेट, इस पैराग्राफ में। चलो आगे देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ। ओके, देखते रहना आप लोग। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। चलो, लाइन स्पेक्ट्रम में वैसे तो हमने लाइन स्पेक्ट्रम देखा हुआ है ना सबने। आगे हमारा टॉपिक आ गया है एटम स्पेक्ट्रम। उसके अंदर हमने दोनों लाइन स्पेक्ट्रम देखी थी, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, दोनों स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी थी। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मुझे ही नहीं दिख रहा है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। चलो, तो वैसे तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के पास दो स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और उसी के अंदर एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। बट अब हमें ये सारी चीज़ें जो देखनी है ना, वो बोहर इक्वेशन की हेल्प से दिखनी है, बोहर इक्वेशन की हेल्प से देखनी है। तो फिर यहाँ पे अटेंशन देना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखिए, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेफिनेशन। देखो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है ना बोहर, ये मैं फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ने वाला हूँ। देखो तो, और यहाँ पे लिखते भी जाऊँगा जो भी इक्वेशन क्रिएट होगा वो। अकॉर्डिंग टू द थर्ड postulate of Bohr's model, when atom makes a transition from the higher energy state with the quantum number of ni। देखो इसके अंदर इक्वेशन के साथ साथ डेफिनेशन के साथ नंबर एनर्जी इक्वेशन डिराइव करने के लिए डेटा भी दिया हुआ है, तो अच्छे से देखना। व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांसिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर ऑफ ni टू द लोअर एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर ऑफ nf, यानी कि वो ni इनिशियल स्टेट से nf क्वांटम नंबर के फाइनल स्टेट में जा रहा है, जहाँ पे nf इज ऑलवेज लेस देन ni। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी भी हमने क्या देखा, हमने आगे क्या देखा, जैसे जैसे हमारा क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा था 1 2 3 4 5 6, वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी। माइनस में नंबर इंक्रीज होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, मैंने ये बताया। सबसे कम थी -13.6, उसके बाद आई -3.40। देखो तो क्वांटम नंबर जैसे इंक्रीज होता है एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो जब मैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा हूँ, देखो फाइनल एनर्जी लो है, क्वांटम नंबर भी लो है, बट वहाँ पे एनर्जी भी लो होगी, मैं यहाँ अभी से बता रहा हूँ। ओके, लोअर एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर ऑफ nf, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी is carried away by the photons of frequency mu if such that, वो हमें पता है उसकी इक्वेशन क्या होगी, h mu if क्या है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल।
यानी कि मैं जो फाइनल स्टेट में जा रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फोटोन बाहर निकलेगा, उसके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। इज इक्वल टू, हमें पता, हम ये लिख सकते एन आई माइनस ई एन एफ। हमने देखा था ना बहुत इक्वेशन, एच म्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, ये सेम है। अरे चलो, अब तो हमारे पास बुक ओपन है ना, तो हमने देखा था क्यों, अभी देखते हैं फिर से। देखो कहाँ पे देखा था, बॉहर के, हमने बॉहर की हाइपोथेसिस देख रहे थे ना वहाँ पे, ये बहुत आगे, ये रहा इक्वेशन, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे 12.12 एच म्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। बस यहाँ पे हमारे पास क्वांटम नंबर के साथ है, अब हमें एनर्जी क्वांटम नंबर के साथ पता है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वेयर। ओके, ये अब हमें एनर्जी नंबर क्वांटम नंबर के साथ पता है, इसीलिए मैंने क्वांटम नंबर के साथ लिखा हुआ है, ई एन आई माइनस ई एन एफ। ओके, चलो तो फिर से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। ये अच्छा है हमारे लिए कि ये कैलकुलेशन है। चलो ये देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है इक्वेशन 12.20। चलो नाउ, अब इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में से मैं कुछ डिराइव करने वाला हूँ, बट उससे पहले इसे एक्सप्लेन करते कि यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या था। हेडिंग यहाँ पे भी देखते रहना, इस बुक में भी दिखते रहना, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वहाँ पे भी ध्यान देना। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। अब हमें स्पेक्ट्रम चाहिए, तो स्पेक्ट्रम के लिए कुछ ना कुछ तो एमिट होना चाहिए। तो एमिशन हो रहा है, क्या एमिशन हो रहा है, फोटोन एमिशन हो रहा है। बट ये डेफिनेशन से अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन दे के रखी है एनर्जी के बारे में। तो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझो कि ये जो लाइन है वो मेरी एन आई इनिशियल लाइन है, और ये जो लाइन है वो मेरी एन एफ फाइनल लाइन है। अब यहाँ पे इनिशियल लाइन पे एनर्जी भी हाई होगी, क्योंकि हम हायर क्वांटम नंबर से लोअर क्वांटम नंबर में जा रहे हैं। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जा रहे हैं। मैंने क्या बताया, जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी इंक्रीज होती रहती है। तो अगर मैं हायर क्वांटम नंबर से लोअर क्वांटम नंबर में आ रहा हूँ, तो मैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ई एन आई है और यहाँ पे ई एन एफ है, इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि ई एन आई इज ग्रेटर देन ई एन एफ। क्लियर हो रहा है, जैसे क्वांटम नंबर डिक्रीज हो रहा है वैसे ही एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। नाउ जब मैं यहाँ से देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजूंगा, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को भेजूंगा, तो यहाँ पे स्टेबल होने के लिए देखो एग्जांपल से, नंबर से देखते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे 10 जूल जितनी एनर्जी, जूल में नहीं होती इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट जूल में, चलो मान के चलो यहाँ पे 10 जूल है, यहाँ पे मुझे चाहिए 7 जूल स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं स्टेबल हूँ तो मेरे पास है 10 जूल। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे स्टेबल होने के लिए चाहिए सिर्फ 7 जूल। तो मैं इसके अंदर से 3 जूल्स की एनर्जी का एक फोटोन बाहर निकालूंगा। क्लियर हो रहा है, 3 जूल्स की एनर्जी का फोटोन बाहर निकालूंगा। उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन है। उसके अंदर क्या डेफिनेशन है कि दोनों एनर्जी की डिफरेंस, देखो ई एन आई माइनस ई एन एफ इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे भी देखो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो दोनों एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हमारे स्पेक्ट्रम के ऊपर आ जाए, तो ये जो फोटोन बाहर निकलेगा ना, ये फोटोन वही बाहर कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम दिखाएगा, कुछ ना कुछ कलर, कुछ ना कुछ रेडिएशन दिखाएगा। क्लियर हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तब उन दोनों एनर्जी के डिफरेंस जितनी एनर्जी का कुछ ना कुछ फोटोन बाहर निकलता है। वही फोटोन स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखता है। उस स्पेक्ट्रम को हम इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो वही हमने आगे भी देखा हुआ था, बट वहाँ पे ना इतनी डिटेल में नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत की हमने अभी हाइपोथेसिस ही नहीं देखी थी। तो मैं पहले से कैसे बता सकता हूँ कि ये फोटोन बाहर निकल रहा है। तब हम सिर्फ यही बात कर रहे थे कि एटम की प्रॉपर्टी की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर निकलती है, उसी वजह से हर एक की कुछ ना कुछ कलर दिखती है। मैंने इसी पेन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। ओके, नाउ हमने इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होगा पता है? अगर मैं यहाँ पे ये जो 3 जूल जितना एटम फोटोन बाहर निकल गया, अगर मैं यहाँ पे फिर से 3 जूल एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को दे दूँ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया था उससे अगर मैं 3 जूल जितनी एनर्जी दे दूँ, तो उसके पास हो जाएगी यहाँ पे 10 जूल, और यहाँ पे तो सिर्फ 7 जूल पे ही वो स्टेबल है। अगर इसके पास यहाँ पे 10 जूल होती है तो वो फिर से चला जाएगा 10 जूल वाले लेवल में, 10 जूल वाले लेवल में। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अब फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं एटम से, तो उसके बाद जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा ना, उस स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन लाइन यानी कि डार्क लाइन दिखेगी। उस टाइप के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब हमें देखनी है कैलकुलेशन और डिराइव करनी है इक्वेशन। क्या इक्वेशन डिराइव करनी है पता है?
अब बॉहर ने ये तो दिखा दिया कि हाँ कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम मिलेगा, बट हमें ये भी तो प्रूफ करना होगा कि जो हमने आगे एक्सपेरिमेंटली लिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली वो याद करो, बामर, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, उन सब ने एक्सपेरिमेंटल करके जो हमने हमें स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई थी, स्पेक्ट्रम सीरीज दिखाई थी, क्या ये इक्वेशन बॉहर का जो ये इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, उसमें से हम वेवलेंथ क्रिएट कर सकते। तो क्या यहाँ से जो मैं वेवलेंथ क्रिएट करूँगा वो इक्वेशन भी सेम टू सेम होगा जो वहाँ पे बामर, लाइमन, प्रेस्टन, ब्रैकेट, फोन उन सब ने दिखाया था, वो उसके साथ मैच होता है? अगर मैच होता है तो बॉहर ने जो यहाँ से इक्वेशन दिया है वो प्रूव हो जाएगा कि बॉहर भी उसी लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, बट डिफरेंट कंसेप्ट के साथ बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है? नाउ इस इक्वेशन में से मैं म्यू को फाइंड करने वाला हूँ और म्यू से मैं लेमड़ा फाइंड करने वाला हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे जो एनर्जी की इक्वेशन है ना मैं लिखने वाला हूँ, ये वाली नहीं। याद करो ये इक्वेशन मैंने कहाँ से क्रिएट करी थी, किसी को रिमेंबर है? यहाँ पे देखे रखा है? नहीं, डायरेक्ट वैल्यू देके रखी है इस इक्वेशन में 12.21 में। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें पहले एनर्जी की ये इक्वेशन मिली थी -me⁴/8ε0² h²n²। अब मिली थी, अब तो चिंता ही नहीं है, हमारे पास ये ओपन है तो हम कभी भी देख सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपके पास नोट्स ओपन है तो आप भी वहाँ पे देख सकते हो। देखो इस इक्वेशन को 12.17 को देखो, यही है सेम टू सेम। यहाँ पे भी देखो -me⁴/8ε0² n²h²n² पहले लिखा हुआ यहाँ पे। ओके चलो, तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर क्वांटम नंबर है, इसके अंदर भी क्वांटम नंबर है, यहाँ पे कैमरा में देखो इसके अंदर भी क्वांटम नंबर है, बट यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यू हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग पुट कर दी है। अभी नहीं पुट करनी है, अभी सिर्फ यही वैल्यू रखते हुए हमें यहाँ पे ये डेटा इनपुट करना है। तो अब देखना, अगर मैं डेटा इनपुट करता हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे पास ये बुक ओपन है। वैसे कभी भी मैं बुक में से नहीं पढ़ाता हूँ, बट आप जब फिर से बुक पढ़ते हो ना, प्रॉब्लम क्या होती है पता है? फिजिक्स में कभी भी कोई भी टीचर, मुझे नहीं लगता कि बुक में से देखते हुए पढ़ाता है। दूसरे सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, बट फिजिक्स में नहीं होता है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? जब हम पढ़ाते हैं तो आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं है पढ़ने के लिए, फिर से आप हमारी थियरी देखोगे। अगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होगा कि वो स्टूडेंट बुक में जो पढ़ेगा ना वो कैचअप ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिजिक्स कहीं से भी पढ़ो उसके कंसेप्ट अगर आपके पास क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बुक ही पढ़ोगे और बुक में जो लिखा होगा वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेनिफिट है कि बुक में जो लिखा है वो भी साथ में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ओके चलो फिर से अपनी गाड़ी पे आ जाते हैं। तो देखो मैं एनर्जी की ये वाली वैल्यू, ये वाली जगह पे ये इक्वेशन लिखने वाला हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन होगा h⁻= लिखा हुआ है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे यहाँ पे मैं पहले लिखा हूँ -me⁴ देखते रहना, ये वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ 8ε0² मुझे पता है n ही चेंज होने वाला है, ni² माइनस ये वाला माइनस मैंने अब लिखा। अब फिर ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह पे फिर से यही इक्वेशन nf के तौर पे, तो -me⁴/8ε0² क्लियर। नाउ अब देखो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, me⁴/8ε0², तो उसे अगर मैं कॉमन निकाल दूँ h⁻if माइनस नहीं निकालने वाला हूँ कॉमन है, me⁴/8ε0² तो यहाँ पे रह जाएगा -1/ni² और यहाँ पे रह जाएगा माइनस माइनस +1/nf², सॉरी यहाँ पे रह गया था nf²। ओके f की जगह पे रख रहे, तो देखो यहाँ पे ये nf² प्लस हो रहा है और ये ni² माइनस हो रहा है, तो मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिखता हूँ nf² -1/ni²। तो देखो आपकी बुक में जो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बुक के अंदर जो 12.21 इक्वेशन दे के रखी है सेम यहाँ पे आ गई हमारे पास। नाउ बुक के अंदर सिर्फ म्यू को ही रहने दिया है। अब देखो अब म्यू से हमें पता नहीं चलेगा, तो अब बुक के अंदर ज़्यादा मत देखना, अब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके तो अब ये जो इक्वेशन है ना उसके अंदर से मैं लैम्बडा क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि हमें बामर की इक्वेशन लैम्बडा के अकॉर्डिंग पता है, म्यू से भी ज़्यादा अच्छे से। तो देखते रहना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको बुक में ये इक्वेशन को देखो, ये जो 12.21 है ना 12.21 वही इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट म्यू की जगह पे c/λ लिखा हुआ है और इस एच को लेफ्ट हैंड साइड पे जो एच है वो उसे भी मैं नीचे ले रहा हूँ। तो 8ε0² h³ हो जाएगा 1/nf² -1/ni²। ओके तो देखो अब अगर मैं c को भी नीचे ले लूँ तो माई फाइनल इक्वेशन इज 1/λ me⁴/8ε0² h² c 1/ni²।
शायद मैंने डिराइव कर ली, यहाँ पे सी वाली एक इक्वेशन है। ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए दिखा हुआ है। अब देखते रहना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। -1/n_i²। नाउ अगर ये इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को बामर इक्वेशन से मैच करने की कोशिश करूँ, चलो पहले बामर इक्वेशन लिख दे। 1/λ = r, ब्रैकेट में 1/2² - 1/n²। यही था जहाँ पे n = 3, 4, 5 अप टू डैश 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 होता है। यही था ना हमारे पास बामर इक्वेशन में। अब देखो, अगर मैं इसे बामर से मैच करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले ब्रैकेट की चीज़ देखो। इफ़ आई पुट n = 2, अगर मैं n = 2 रखता हूँ यहाँ पे तो 2² हो जाएगा। तो मुझे पता है ni उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बोहर डेफिनेशन में हमने क्या देखा, बोहर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या देखा हमने कि ni इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन nf। जब कोई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पोटेंशियल में, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है हायर से लोअर पे, तो हमें पता ही है अगर n = 2 है तो एन एफ = 2 है तो एन आई तो ऑलवेज ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हायर से ही लोअर में आ रहा था। तो देखो राइट ब्रैकेट में जो है वो तो मैच कर गया बोहर के साथ, बामर, ये बामर है। ओह सॉरी, गुजराती में लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, ये बामर है एंड ये बोहर है। ये इक्वेशन बोहर ने देके रखी थी एन एफ एंड एन आई वाली, और ये बामर है। तो हम मैच करने की कोशिश की, अगर मैच हो गया तो जो हमने प्रैक्टिकली देखा था वही थियोरेटिकली इक्वेशन जो है वो भी बोहर से जो मिलने वाला इक्वेशन है वो भी प्रूव हो रहा है। नाउ अगर ये दोनों मैच हो गया, अब आर की बात करें। इफ़ आर = दिस, अगर ये हो जाए कि r = m e⁻⁴/8ε0²h²c, अगर मैं ये सारी वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी पता है? तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1.03 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। देखो यहाँ पे शायद मैंने करेक्ट नहीं लिखी होगी तो बता देगा। देखो यहाँ पे, देखो नीचे 1.03 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू हमें मिल रही है वो रिडबर्ग कांस्टेंट की ओरिजिनल वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में देके रखी है वो भी वैल्यू, देखते रहो क्या उसके साथ मैच कर रही है, क्या उसके साथ मैच कर रही है? तो बहुत पास में 10⁻⁷ 10⁻⁷ बहुत पास पास में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सारी वैल्यू है यहाँ पे, इसे देखो, ये जो सारी वैल्यू है वो आर के इक्वल में। तो यानी कि अगर राइट साइड पूरी तरीके से मैच, लेफ्ट साइड तो मैच है ही, राइट साइड भी पूरी तरीके से मैच हो रही है, इसका मीनिंग ये होगा कि हमारी जो बोहर इक्वेशन है वो हमारी बामर इक्वेशन से मैच कर रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बोहर की इक्वेशन, अब देखना मैं पूरा सेंटेंस एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बुक में कुछ भी नहीं लिखा है एक साथ। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि बोहर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, यहाँ पे भी देखो फिगर से, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, तब वो फोटोन बाहर निकालता है और वो फोटोन ही एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखता है। यानी कि कुछ ना कुछ सीरीज दिखती है, कुछ ना कुछ सेट दिखता है, स्पेक्ट्रम सीरीज, स्पेक्ट्रम सेट हमने देखा था ना, वो दिखता है। उसको फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन हमें बोहर ने दी, उस इक्वेशन को हम डिराइव करते गए, तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है ये वाली इक्वेशन वो स्पेक्ट्रम सीरीज की, बामर सीरीज की इक्वेशन के साथ मैच कर गई। अगर हमें किसी और से मैच करना होता तो आराम से कर सकते थे। देखो आर तो मैच हो ही गया है, रिडबर्ग कांस्टेंट तो मैच हो ही गया है। अब अगर मैं n = 1 रखता, एन एफ = 1 रख दूंगा तो उससे हायर 2, 3, 4, 5, 6, देखो एन आई हायर ही होना चाहिए, 2, 3, 5, 5, 6, तो ये मैच हो जाएगा लाइमन सीरीज से। अगर n = 3 रख दूँ तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, तो लाइमन बामर के बाद क्या होता है, पास्चन, वो पास्चन से मैच कर जाएगा। यानी कि हमारा जो ये बोहर इक्वेशन है, बोहर इक्वेशन क्या है अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो 1/λ = r, ब्रैकेट में 1/nf², सॉरी ये आपको तो नहीं दिखाई दे रहा ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो बोहर इक्वेशन 1/λ = r, ब्रैकेट में 1/nf² - 1/ni², आर मैचिंग विद दी लाइमन, सबके साथ मैच कर रहा है, ये क्यों हिल क्यों रहा है, लाइमन बामर पास्चन, याद है ना नेम सबके, ब्रैकेट एंड फंड, ओके, इन सब के साथ मैच कर जाएगा ये वाला इक्वेशन। सिर्फ आपको कंडीशन रखनी है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन क्या है अगर बता दो तो एन एफ इज लेस देन एन आई, और अगर एफ = 2 रखोगे तो एन आई स्टार्ट होगा 3, 4, 5 से, तो बामर के साथ मैच करेगा। 1 रखोगे तो 2 से स्टार्ट होगा तो लाइमन के साथ मैच करेगा।
3 रखोगे तो 4 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे पास्टन के साथ 4 रखोगे तो 5 से स्टार्ट होगा ब्रैकेट, और 5 रखोगे तो 6 से स्टार्ट होगा फंड। तो सबके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के लिए जो हमने ये वाली सीरीज देखी थी, लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज, आगे स्पेक्ट्रम सीरीज, वही सीरीज हमें बामर से भी मिल रही है, ओ सॉरी बॉहर से भी मिल रही है। तो बॉहर भी यही कह रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए n इज इक्वल टू 2 पे रीच कर रहे हो, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पे रीच करो, इसका मीनिंग क्या होता है पता है? अगर हमने एनर्जी लेवल देखा उसके अकॉर्डिंग देखे तो n इज इक्वल टू 2 मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हमने अभी देखा। तो जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आ रहे हैं किसी भी जगह से, किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आ रहे, तो मुझे कुछ ना कुछ एक सेम सीरीज का, यानी कि सेम वेवलेंथ का सेट मिलेगा। उसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा हूँ तो कहीं से भी 1 फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे आ रहा हूँ तो मुझे लाइमन सीरीज मिलेगी, यानी कि ऐसी ही वेवलेंथ मिलेगी जिसका कुछ ना कुछ एक सेट क्रिएट होगा, जिसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। n इज इक्वल टू 3 रखूँगा तो पास्टन सीरीज मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ सेट मिलेगा लाइन का। क्लियर हो रहा है? तो n इज इक्वल टू 3 यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे जाऊँगा तो कुछ ना कुछ फिर से मुझे सीरीज मिलेगी। ये हमारा जो इक्वेशन है। अब आपको आगे के लिए हर बार यही इक्वेशन याद रखना है, कैलकुलेशन में यही इक्वेशन सबसे ज़्यादा काम लगने वाला है। ये बॉहर, लाइमन, बामर, पास्टन ब्रैकेट, फंड, लाइन में नेम याद रखो और ये इक्वेशन याद रखो। अगर लाइमन है तो n इज इक्वल टू 1 रख दो, तो ये 2 से स्टार्ट होगा। बामर है तो 2 रखो, 3 से स्टार्ट होगा। बट इन जनरल जब कहीं से भी कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी ना, तब ये इक्वेशन आपको और भी ज़्यादा काम लगेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमने इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में देख लिया। नाउ अभी एक और चीज़ बाकी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे होगा पता है? चलो मान के चलो कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल भर के रखे, यानी कि गैस एटम भर के रखे। अब बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। अब उसके अंदर में कुछ सर्टेन एनर्जी वाले फोटोन्स उसके अंदर भेजूँ। उसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ? फोटोन्स भेज रहा हूँ। तो अब क्या होगा पता है? हमने क्या देखा था, रिवर्स में भी होता है। हमने यहाँ पे देखा है, देखो कि जब मैं फोटोन प्रोवाइड करता हूँ फिर से, तब वो उसे एनर्जी की सॉरी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उस वजह से वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे फिर से चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। हमने आगे भी देखा ना एनर्जी लेवल में। एनर्जी लेवल में क्या देखा कि एनर्जी प्रोवाइड करो। एनर्जी लेवल में हमने क्या देखा? यहाँ पे एनर्जी लेवल में हमने ये देखा कि एनर्जी प्रोवाइड करो तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है। देखो एनर्जी में हमने ये देखा, ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे जाना है तो एनर्जी प्रोवाइड करते जाओ। बट वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे इस तरीके से देखी। एक यहाँ मैंने घुमा घुमा के लिखा हुआ इसलिए मुझे नहीं। अब देखना, तो यहाँ पे हम फिर से देखने वाले, जब पहले तो ये इसे फोकस होने दो। देखो अब देखो, जब मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटोन इस गैस में से पास करूँगा और फिर इसका स्पेक्ट्रम को देखूंगा, फिर इसके स्पेक्ट्रम को देखूंगा, तो इस स्पेक्ट्रम में मुझे डार्क लाइन दिखेगी। डार्क लाइन दिखेगी। वो डार्क लाइन किस वजह से दिख रही है? क्योंकि इस फोटोन की वजह, ये जो फोटोन अंदर जा रहे हैं ना, वो एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा? वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, बट फोटोन की एनर्जी सारी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो भी फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी उस जगह पे हमें डार्क लाइन दिखेगी। तो इस वाले स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मैं स्पीड में बोलता हूँ तो इस वजह से थोड़ी बीच में रुक जैसा जाता है। ओके चलो, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे होगा पता चला ना? यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिया होगा ना, बुक के अंदर भी दिया होगा कहीं पे। ये देखो जो हम देख रहे थे वो दिया हुआ है यहाँ पे। देखो 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 देखो, मैंने जो बताया लाइमन सीरीज, किसी भी स्टेट से अगर ग्राउंड फ्लोर पे आओगे तो लाइमन में जाओगे। देखो देखिए रखा हुआ है यहाँ पे। देखो अगर मैं किसी भी सीरीज से लाइमन पे आ रहा हूँ, सॉरी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा हूँ। चलो ये अच्छा है, हम लोग यहाँ पे क्या देख ही लेते हैं। देखो अगर मैं कहीं से भी ग्राउंड पे ही आ रहा हूँ, सॉरी अगर मैं कहीं से भी ग्राउंड पे ही आ रहा हूँ, देखो किसी भी स्टेट से अगर मैं ग्राउंड पे ही आ रहा हूँ तो उस सीरीज को लाइमन सीरीज कहते हैं। उस सीरीज को लाइमन सीरीज कहते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब अगर मैं किसी भी स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा हूँ, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पे रीच कर रहा हूँ, तो उस सेट को बामर सेट कहते हैं। देखो उस सेट को क्या कहते हैं? बामर सेट कहते हैं। इसे देखो ध्यान से, ब्रैकेट भी नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। मैंने फ़ोन को जहाँ पे पकड़ के रखा है ना, वो जगह आ रही है, इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पे एग्जैक्टली। ओके बामर सेट कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, होप सो। चलो उसी तरीके से किसी भी सेट से, किसी भी नंबर से अगर मैं थर्ड लेवल पे जाऊँगा
चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप इसके अंदर ही अच्छे से देख सकते हो। तो उसे पास्चन सीरीज कहते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फंड, उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि हाइगेंस, सॉरी उसका नाम क्या था, हाइजीरिया से ऐसा ही कुछ नेम था, मैं भूल गया, ब्लैंक हो गया मुझे नेम, जो रिमेंबर था वो भी। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट लास्ट वाला, अभी ये जो नया पेज मैंने ओपन किया, ये ब्रैकेट में अभी पढ़ने वाला हूँ, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में दिया हुआ है। देखो तो मेरे साथ देखना, द सेम एनर्जी नीड्स बाय द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी स्टेट टू मेक द ट्रांसिशन टू हायर एनर्जी स्टेट। ओके चलो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कहीं पे स्टार्ट हो रहा है, देखो बट ध्यान से देखना। ये तो हमें पता चल गया ना, बट की आगे वाली लाइन, द स्पेक्ट्रम लाइन आर कॉल्ड इमिशन लाइन। अब तो हमें पता चल गया ना कि इमिशन लाइन किसे कहते। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे दूं, ग्राउंड स्टेट में जो फोटोन हो, ग्राउंड स्टेट में अगर मैं फोटोन दे दूं, तो वो क्या करेगा, फिर से हायर स्टेट में जाएगा। हमने जो अभी एनर्जी लेवल में देखा वो यही देखा, अगर ग्राउंड स्टेट में मैं कुछ भी करके एनर्जी देता हूँ तो अपनी एनर्जी की वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में आगे की ओर जाएगा, वो हमने देखा हुआ है। तो आगे की ओर जा रहा है, बट हमने ये नहीं देखा कि अगर मैं ग्राउंड पे एनर्जी दे रहा हूँ तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम दिखेगा उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, उससे ही हम अब पढ़ने वाले। अब देखना यहाँ पे बट से, बट व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब अ फोटोन दैट हैज प्रीसियसली द सेम एनर्जी, जो ये जो एटम है, अगर वो प्रीसियसली सेम एनर्जी की, सॉरी पढ़ने में हिंदी मिक्स हो रहा है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ सिर्फ, बट व्हेन एटम एब्जॉर्ब द फोटोन दैट हैड प्रीसियसली द सेम एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी स्टेट टू मेक ट्रांसिशन टू द हायर एनर्जी स्टेट। यानी कि ये जो ग्राउंड लेवल पे जो फोटोन था, उससे अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी का अगर मैं फोटोन प्रोवाइड कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, उसे एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेट में जाने वाली एनर्जी मिल गई, तो अब क्या होगा, तो उससे क्या होगा पता है, तो उससे होगा ये कि अगर सेम एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोअर एनर्जी स्टेट टू मेक द ट्रांसिशन टू द हायर एनर्जी स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को, मैं बार बार यही बता रहा था। दस, इफ द फोटोन विद द कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पास थ्रू अ रेयर फील्ड गैस एंड देन आर एनालाइज विद द स्पेक्ट्रम। मैंने बताया ना, फोटोन को अगर मैं गैस में से पास करूँ, यहाँ पे ये देखो, जब मैं फोटोन को गैस में से पास करूं, फिर मैं अगर मैं स्पेक्ट्रोमीटर से उसे एब्जॉर्ब करूं, अ सीरीज ऑफ डार्क एब्जॉर्प्शन, डार्क स्पेक्ट्रल, ये मैंने बताया डार्क लाइन वाली स्पेक्ट्रल दिखेगी, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन लाइन अपीयर इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, द डार्क लाइन इंसिडेंट द फ्रीक्वेंसीज दैट हैव बीन एब्जॉर्ब बाय द एटम ऑफ द गैस। समझ में आ रहा है, उस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसे ही मुझे दिखाना था। ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ जो लास्ट में पढ़ा ना, थोड़ी बोहर की बात है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम प्रोवाइड बाय द बोहर मॉडल। देखो अभी हमने पूरा बोहर मॉडल से वही स्पेक्ट्रम पढ़ा जो हमने आगे देखा था। वॉज द ब्रिलियंट अचीवमेंट विच ग्रेटली स्टिम्युलेटेड प्रोसेस टुवर्ड्स द मॉडल क्वांटम थियरी। हमें पता है, आपको अभी पता होगा कि नहीं होगा, बट क्वांटम थियरी में ये बोहर मॉडल बहुत काम का है। उसका मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स जो होता है ना, उसमें बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से इन 1922 बोहर वॉज अवॉर्ड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स। ओके, चलो तो इसी के साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते। अभी इसका भी मुझे रिव्यू देना है कि ये इस तरीके से जो हमने किया वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। ओके, मैं ये सारी चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, मैंने आगे भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ जी, इस वजह से अभी ये जो देखो, अभी ये 44 मिनट का लेक्चर क्रिएट हो रहा है, वो मेरा 1 GB 1.2 GB 1.5 GB के अंदर हो जाएगा, और मुझे 3 से 4 लेक्चर एवरी डे क्रिएट करने होते। अगर मैं शूटिंग करूँगा यानी कि रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, तो वो एक वीडियो, अभी ये जो 40 मिनट हो रहा है ना, वो मेरे मोबाइल में अप्रोक्सीमेटली 5 GB के पास में होगा रिकॉर्डिंग, तो मैं एक वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प ले रहा हूँ बार बार। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।